तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटीज़। आज के समय में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिसके यहाँ डायबिटीज़ का केस ना हो। तो चलिए जानते हैं डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब कितना इंक्रीज़ होता है, कैसे होता है, इसके आगे की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। अब क्या होता है कि पैनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं जो कि इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करवाते हैं, और इंसुलिन हार्मोन का ये फंक्शन होता है कि वो ब्लड ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब अगर इंसुलिन में डिफेक्ट आ गया तो ब्लड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा सेल के अंदर, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में। तो यही है डायबिटीज़। अब ये जो इंसुलिन डिफेक्ट आ रहा है ये दो टाइप का हो सकता है। पहला टाइप 1, अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है या तो हो ही नहीं रहा है, और टाइप 2, इंसुलिन प्रोड्यूस तो सही हो रहा है पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है टिश्यू में। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब अपन आते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि या तो इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म होगी और ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो जो बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट कर रहे थे वो इंसुलिन सीक्रेट कर ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये डायबिटीज़ हो गया। ये जनरली चिल्ड्रन लेस देन 20 ईयर्स में पाया जाता है और जो थिन फिजिक के चिल्ड्रन हैं उनमें, और 10% ऑफ द टोटल डायबिटीज़ केस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या हो रहा होता है कि इंसुलिन तो सही प्रोड्यूस हो रहा है पर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है टिश्यूज़ में। अब ये टिश्यू में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो गया है, इसका क्या कॉज है? तो इसका कॉज ये है कि कई लोग बहुत ज़्यादा लिपिड इंटेक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट लेते हैं। एग्जाम्पल, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, रीहीटेड ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अब रीहीटेड ऑयल क्या हो गया, कई बार आप देखे होंगे कि समोसा वाला उसी तेल में बार बार तलता रहता है समोसा, तो वो हो गया रीहीटेड ऑयल। रीहीटेड ऑयल में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है ना। कई लोग डालडा का यूज़ करते हैं कुकिंग में, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। तो अब ये ट्रांस फैट डायबिटीज़ कैसे कॉज कर रहा है, इसका क्या कॉज है? तो इसका कॉज ये है कि ट्रांस फैट क्या होता है कि सेल में इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। नॉर्मली इंसुलिन रिसेप्टर से इंसुलिन बाइंड होता है, पर जब ट्रांस फैट प्रेजेंट होता है तो ट्रांस फैट बाइंड हो जाता है इंसुलिन रिसेप्टर से। तो इससे क्या होता है कि इंसुलिन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सेल के अंदर और ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, तो इसीलिए डायबिटीज़ हो जाएगा। टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली जो ओल्डर पीपल हैं, मोर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, है ना, ओबीज हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिनकी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, तो उनमें ज़्यादा चांस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ होने के। और जो ओवरऑल डायबिटीज़ केस हैं उनमें 90% केस टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं। तो यहाँ टाइप्स की बात तो हो गई ख़त्म। अब बात आती है डायग्नोसिस की। डायग्नोस कैसे करेंगे कि अपने को डायबिटीज़ है? तो उसके लिए क्या रहता है कि फास्टिंग जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल रहता है, नॉर्मल फास्टिंग ग्लूकोज लेवल वो होता है लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये फास्टिंग ग्लूकोज लेवल क्या है, तो ओवरनाइट फास्टिंग होती है 8 to 10 आवर्स, उसके बाद अपन नापते हैं ग्लूकोज लेवल। तो अगर लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आपका नॉर्मल है ग्लूकोज लेवल। फिर बात आती है 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल। तो ये क्या होता है कि ओवरनाइट फास्टिंग करते हैं अपन 8 to 10 आवर्स, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो 75 ग्राम ग्लूकोज इन वाटर देता है, और फिर उसके 2 घंटे बाद वो नापता है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। तो उसमें अगर लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। फिर बात आती है HbA1c। अब HbA1c क्या रहता है कि वो मॉनिटर करके रखता है ग्लूकोज लेवल टिल 3 मंथ्स, 3 महीने तक वो ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करता है। तो HbA1c का नॉर्मल जो लेवल रहता है वो लेस देन 5.7% होता है। तो अब बात आती है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ में जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है वो होता है इक्वल टू और मोर देन 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो 2 आवर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल रहता है वो हो जाता है इक्वल टू और मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल है HbA1c वो हो जाता है इक्वल टू और मोर देन 6.5%। तो चलिए अपन ये तो देख लिए कि नॉर्मल कंडीशन और डायबिटीज़ में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। ग्लूकोज का लेवल अपन लोग सबका देख लिए। अब बात आती है कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो इसके लिए होता है सी पेप्टाइड टेस्ट। सी पेप्टाइड क्या होता है, अब इंसुलिन ब्रेक डाउन हो जाता है प्रो इंसुलिन और सी पेप्टाइड में। अगर इंसुलिन है तो वो ब्रेक डाउन होगा, और अगर नहीं है, कम है, तो वो कम ब्रेक डाउन होगा सी पेप्टाइड में। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि या तो इंसुलिन का लेवल कम रहता है या तो होता ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी पेप्टाइड लेवल कम आएगा, तो मतलब टाइप 1 डायबिटीज़ में सी पेप्टाइड लेवल कम रहेगा।
और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या था कि इंसुलिन तो नॉर्मल था, पर इंसुलिन रेजिस्टेंस था ना उसमें, बाकी इंसुलिन लेवल तो नॉर्मल था, तो सी पेप्टाइड लेवल भी इसमें नॉर्मल होगा। तो ऐसे अपन डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में। अब अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो क्या क्या साइन और सिम्टम शो करेगा। पहला हो गया ग्लाइकोज यूरिया, मतलब पेशेंट की यूरिन में ग्लूकोज अपीयर होगा। अब क्या ये डायबिटिक पेशेंट है तो हर बार जब भी यूरिनेट करेगा जब जब ग्लूकोज अपीयर होगा इसके यूरिन में, तो इसका आंसर है नो। कब अपीयर होगा, जब ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाएगा, जब होगा। 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम था ग्लूकोज लेवल तो किडनी उसको रीअब्जॉर्ब कर रही थी ग्लूकोज को, और जैसे ही ज़्यादा हुआ तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन में। क्यों? क्योंकि रीनल थ्रेशोल्ड होता है ग्लूकोज का 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब सेकंड पॉइंट होता है कि पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन में, तो उसके साथ वाटर भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बार बार अपन को यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा। थर्ड पॉइंट हो गया पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब क्या हुआ कि पेशेंट को ज़्यादा भूख लगेगी। भूख ज़्यादा क्यों लग रही है? क्योंकि ग्लूकोज तो एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है, ग्लूकोज तो जितना अपन लोग ले रहे हैं तो वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया, तो इसीलिए सेल तक पहुंच नहीं पा रहा है, सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए पेशेंट ज़्यादा खाना खाएगा जिससे कि ग्लूकोज सेल तक थोड़ा बहुत पहुंच जाए। फोर्थ क्या हो गया? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब क्या हो गया कि डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, पॉलीयूरिया हो रहा है तो उससे क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो उससे पेशेंट को थर्स्ट फील होगी, प्यास लगेगी उसको, तो वो हो गया पॉलीडिप्सिया। अब अपन आते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। तो पहला कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। सेकंड हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब प्रोटीन यूरिया हो जाएगा, प्रोटीन लॉस होगा यूरिन से, तो यूरिन फ्रॉथी हो जाएगी, झाग फॉर्म होने लग जाएगा यूरिन में, और इसी के कारण प्रोटीन यूरिया के कारण इडेमा हो जाएगा, मतलब बॉडी स्वेल कर जाएगी। तीसरा क्या हो गया? डिलेड वुंड हीलिंग, मतलब जो घाव है वो लेट भरेंगे। और चौथा हो गया लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, मतलब अगर डायबिटीज़ अपन मैनेज नहीं किए तो आगे चल के क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस। पहला हो जाएगा हार्ट एंड ब्लड वेसल डिसीज़, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल की डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और बाद में चल के एम्पुटेशन ऑफ लेग भी करवाना पड़ सकता है अगर डायबिटीज़ मैनेज नहीं किया तो, मतलब पैर भी काटना पड़ सकता है। अब अपन आते हैं प्रिवेंशन में, मतलब अपन क्या क्या मेजर फॉलो कर सकते हैं जिससे कि डायबिटीज़ नहीं हो। तो पहला हो गया एक्सरसाइज, अपन को मिनिमम 1 आवर एक्सरसाइज करनी है आफ्टर टेकिंग फूड, तो इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और ज़्यादा ग्लूकोज बाइंड कर पाएगा ग्लूटामाइन रिसेप्टर से। अब ग्लूटामाइन रिसेप्टर यहाँ क्या करवाता है, ये बिना इंसुलिन के ट्रांसपोर्ट कर देता है ग्लूकोज को सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ग्लूकोज पहुँच गया तो डायबिटीज़ की कंडीशन प्रिवेंट हो गई। तो एक्सरसाइज से क्या हो रहा है कि ज़्यादा ग्लूकोज बाइंड कर पा रहा है ग्लूटामाइन रिसेप्टर से और ज़्यादा ग्लूकोज पहुँच पा रहा है सेल तक। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा डायबिटिक पेशेंट उतना उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अब बात आती है डाइटरी चेंजेस की। डाइट चेंजेस अपन क्या फॉलो कर सकते हैं डायबिटीज़ में, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड फॉलो कर सकते हैं, एग्जांपल रॉ फ्रूट, वेजिटेबल्स, बीन्स, मिल्क, कैरोट। तो बस इतना ही था डायबिटीज़ के ऊपर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।